उनमें से भैया ये चीज ध्यान रखना कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको करवाने वाला हूँ, उसमें से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे उनके हेड और हमने उनको पूरा डिटेल में लिखा है। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बस उनको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से सिटी मतलब कि कंट्री में है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और इससे ज्यादा हमें इनमें कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, कौन हेड है, क्या है क्या नहीं, हमें इतना ज्यादा करने की जरूरत उसके बारे में नहीं है। राइट? क्लियर? समझ आया नहीं आया? ठीक है। तो अभी जैसे बात करते हैं हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम चलते हैं, कहाँ जाना पसंद करेंगे? जिनेवा चले? जिनेवा? ठीक है। तो सबसे पहले हाँ आपको जी सर। जिनेवा लेके चलते हैं। ठीक है भैया। तो ठीक है जिनेवा सर। में काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लिखते रहना कौन कौन सी है साथ साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम WHO बोलते हैं। ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जिनेवा में। ठीक है, यस और नो? तो ये बना, फाउंडेशन कब हुई थी भैया, ये कब है? तो 7 अप्रैल 1948 को जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन हुई थी। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस एडहेनम। ठीक है, टेड्रोस एडहेनम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 194 है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 194 जो है मेंबर कंट्रीज हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और टेड्रोस एडहेनम जो है वो यहाँ के हेडक्वार्टर है। ठीक है, टेड्रोस इसका डायरेक्टर जनरल है। और जिनेवा में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, यस इंपॉर्टेंट सर। है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी रहा है और पूछा जाएगा भी। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना जो फाउंडेशन है वो 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी। गाय राइडर, ठीक है, इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल है। और 186 मेंबर कंट्रीज जो हैं इसकी। ठीक है, ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, 1919 में इसकी स्थापना हुई है भैया। गाय राइडर इसके डायरेक्टर जनरल है। और 186 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर है? जाने से पहले आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे ये चीज ध्यान रख लेना कि इसका लास्ट मेंबर कौन सी कंट्री बनी, लास्ट मेंबर कौन सी कंट्री बनी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, सर जिनेवा क्या है जिनेवा क्या है? यस सर, मतलब जगह ये है, प्लेस। जगह है, प्लेस है। ऊपर सर ये क्या लिखा हुआ है जिनेवा के बारे में, क्या है मतलब ये? हेडक्वार्टर। या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो जिनेवा के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर वो जिनेवा में ही है। ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? ठीक है, डिटेल में लिख लो इन, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मैं डिटेल में पूरा लिखवाऊंगा। और जो ठीक है कि हमें सिर्फ हेडक्वार्टर याद रखना है वो हम वैसे ही पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापना होती है। टेड्रोस एडेनम इसके जो है वो डायरेक्टर जनरल है। और मेंबर्स हैं 194। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1990 1919 में स्थापना होती है। गाय राइडर इसके जो है डायरेक्टर जनरल है। और 186 जो है मेंबर जो है इनके है ILO के। राइट? क्लियर है भैया? यस सर। यस और नो? नेक्स्ट, जिनेवा में और कौन कौन सी हैं? ये रही भैया आपके सामने पूरी लिस्ट, ये सारे जिनेवा में ही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है भैया, मतलब जिनेवा में ही है। 1995 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और 164 मेंबर हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है जी, क्लियर है? सर डायरेक्टर जनरल का क्या लिखा है इसमें, मतलब इसका खाली है जगह। वैसे WTO की मैंने लिखी थी यार, एक मिनट रुकना, मेरे को लगता है एक मिनट रुको यार। ओके सर। नहीं, उसकी खाली है जगह, राइट। ठीक है सर। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल की पोस्ट खाली है, देखते हैं, बात चल रही है, अगर रख लिया तो मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है। सर ऑनलाइन तो आ रहा है क्या? रॉबर्टो एजेवेदो। नहीं यार, अभी रिसेंटली नहीं है, पहले थे, अभी खाली है। कब की है? डाउन सर, रॉबर्टो एजेवेडो स्टेप्ड डाउन 31 अगस्त को। 21 अगस्त को वो चले गए हैं ना, अभी खाली है जगह, अभी क्या कोई है? नहीं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है भैया, मतलब इसका अभी नहीं है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी जिनेवा में ही है और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। डायरेक्टर जनरल इसके अभी कोई है नहीं, मेंबर कंट्री जो है वो 164 है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ठीक है, तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पैटरी तलाश, ठीक है, तो पैटरी तलाश जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के WMO के हेड है। ठीक है, और इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो 187 तो कंट्रीज होगी, 6 टेरिटरीज है जो इसकी मेंबर स्टेट्स जिसको बोल देते हैं, और 6 टेरिटरीज है जो इसकी है मेंबर। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक चीज मैंने और देखी, इसमें ना थोड़ा, अगर मतलब जिसको हम कह देते हैं ना कि रट्टा मारना है, रट्टा तो वैसे मैं नहीं कहता, रिवाइज कर लो तो याद हो जाता है। मोस्टली जिनके नाम W से शुरू हो रहे हैं, W से शुरू हो रहे हैं और O पे आके खत्म हो रहे हैं, तो वो उनके मोस्टली जितने भी जो हेडक्वार्टर है ना वो सारे जिनेवा में ही है। ठीक है, जैसे WHO हो गया, ठीक है, और वैसे O पे खत्म हो रहे हैं। ILO हो गया तो वो भी O पे खत्म हो रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल हो गया। कुछ मतलब उसमें एक्सेप्शन ये है कि कुछ है भी नहीं भी शुरू हो रहे हैं, ठीक है, W से। तो कुछ मोस्टली अगर देखा जाए तो W वाले जितने भी बैठे हैं वो यहीं पे बैठे हैं। पर फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि क्योंकि आप रिवाइज कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सर WHO, ILO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO जो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये भी जिनेवा में ही है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, दैट्स व्हाई मैंने इसको नहीं लिखा इतना डिटेल में। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये भी जिनेवा में ही है। UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये भी जिनेवा में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हम अंकटाड भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF, ये भी जिनेवा में, और UNAIDS भी जिनेवा में। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिनेवा की है। तो थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WIPO बोलते हैं, इसकी जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी और 193 कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर है। ठीक है, ISO की स्थापना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO की स्थापना 1947 में हुई थी। ठीक है, 1947 में जो है स्थापना हुई थी ISO, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यस सर। ठीक है जी। और जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसको हम अंकटाड भी बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। 1964 में स्थापना हुई थी, 195 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हैं। सर ये सब नोट करना है ना? बिल्कुल नोट करना है बेटा, बिल्कुल नोट करना है। ठीक है सर। ठीक है, याद रख लो, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उक्टान का, WF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UN एड्स, ISO, UNHCR, UNDDR, ये जितने भी हैं सारे ये जिनेवा में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। पर इंपॉर्टेंट जिन जिनका मैंने फाउंडेशन डे लिखा है, ईयर लिखा है और उनकी कंट्री मेंबर्स लिखी, ये थोड़ा स्टार मार्क कर लेना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की? 1948। 1948। और टेड्रोस ही हैं इसके हेड, यस और नो? टेड्रोस इसके Yes, हेड sir. है और 194 इसकी जो है मेंबर Member. कंट्रीज है ना, यस और नो? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, 1990 19 में 1919 में, यस वेरी गुड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गाय राइडर इसके डायरेक्टर जनरल है और कितनी कंट्रीज हैं इसकी मेंबर? 186 186। 2-3 बार रिवाइज करोगे अपने आप ये सारी चीजें याद हो ये जाएंगी। लास्ट वाला क्या है? क्या लास्ट वाला? ये वाला हाँ सर। UN एड्स, ओके। UN एड्स, यूनाइटेड नेशन एड्स प्रोग्राम जो है, ये जो है 1994 में इसकी स्थापना हुई थी बेटा, 1994 में। सर सबके डीजी भी याद रखना पड़ेगा। डीजी सभी के नहीं, जो मैंने बोला ना, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको लिखवा दिया बेटा, ठीक है, उसका याद कर लो, इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का याद कर ले बच्चा, उसका इंपॉर्टेंट रहेगा हमें, ठीक है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको लिखवा दिया है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अभी खाली है, बस जो मेन है उनके याद कर लो, सभी के याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट हेडक्वार्टर भी याद रख लेना। ISO, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UN एड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो उंगटान, ये सभी का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। लिख लिया भाई, सभी ने लिख लिया, ये सभी ने लिख लिया, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के जो स्थापना हुई है वो 1964 में हुई है और 195 कंट्रीज इसकी मेंबर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना हुई है वो 1971 में हुई है, UN एड्स की 1994 में हुई है, ठीक है जी। क्लियर? बोलो। चलें आगे बढ़े या लिख रहे हो? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिनेवा के बाद हम चलेंगे अब पेरिस, फ्रांस में। तो पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम में पूछी जाती है। यूनेस्को, तो फुल फॉर्म याद रख लेना, फुल फॉर्म सभी की याद होनी चाहिए आपको, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है भैया? वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि यूनेस्को में जो ई है उसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया? या जो सी है उसका मतलब क्या है? अब कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होती है? ई में ना आपको ऑप्शन क्या मिलेगी? एजुकेट, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशनल, अच्छा, ठीक है, ऐसी ऑप्शंस मिलेंगी। अब बंदा पता कंफ्यूज हो जाता है, यार पढ़ा क्या था, क्या लगाऊं, एजुकेशन लगाऊं या एजुकेशनल लगाऊं? बस ये एक जो छोटा सा पॉइंट होता है, ये सारे क्वेश्चन में गड़बड़ी करवा के जाता है। दैट्स व्हाई आप इसको याद रखें, ठीक है जी। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनेस्को, 16th of November 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 16 नवंबर 1945, ठीक है। ऑड्रे ऑजले, ठीक है, ओजला कर लियो, चलो कोई ना। ओजला जो है वो इसका क्या है? हेड है,
ठीक है, और 193 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर है। ऑड्रे ऑजले जो है इसके हेड है। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और 193 देश जो है इसके 193 जो है कंट्रीज इसकी मेंबर है। राइट, क्लियर है, यस और नो? ठीक है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेरिस फ्रांस वाली, ठीक है। ये तीनों ही जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये इंपॉर्टेंट है। चौथी तो चलो वैसे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो 30 सितंबर 1961 में इसकी फाउंडेशन जो हुई थी जॉस एंजल गुरिया, ठीक है। जॉस एंजल गुरिया जो है इनके हेड हैं और 37 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हैं OECD की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। राइट, क्लियर? नेक्स्ट जो है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF जिसको हम बोलते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस फ्रांस में है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। मार्कस प्लेयर जो है इसके हेड हैं। 37 कंट्रीज और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी मेंबर्स हैं। ये चीज ध्यान रखना, 37 का जो है कंट्रीज और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी मेंबर हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। और FATF में मैं अभी 2020 का अगर मैं एक डाटा पढ़ूं तो जो पाकिस्तान है उसको इसकी जो है फाइनेंशियल ग्रे लिस्ट में रखा गया था पाकिस्तान सर, अभी 3-4 महीने पहले। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आ जाता है। क्योंकि अभी ट्राई कर रहा था दोबारा से पाकिस्तान की हम जो है इस में वापस इसमें आ जाएं, तो अभी इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। इनका टाइम भी एक्सटेंड किया था ना सर? हाँ, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को, OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये तीनों ही पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को 1945, ऑड्रे ऑजले 193, ठीक है। तो 1961 OECD, जॉस एंजल गुरिया 37, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989, मार्कस प्लेयर। और 2 ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें पता होना चाहिए। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये भी जो है यहाँ पे बनी हुई है। एंड इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, ये भी जो है बनी हुई है। तो 2 काउंसिल्स हैं, एक तो मॉन्यूमेंट्स एंड साइंस साइट्स के ऊपर, दूसरा साइंस काउंसिल। ये दोनों ही पेरिस फ्रांस में बनी हुई है। राइट, क्लियर है भैया? बोलो जी, ठीक है? कोई शंका, कोई डाउट यहां तक कोई है तो ठीक है। तो पेरिस फ्रांस में 4 है, यूनाइटेड नेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक, यूनेस्को, OECD, FATF, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड ISC। समझ आया नहीं आया? आगे चले, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलो अब हम ये भैया ये कौन है? DC1 कौन है? 1 मिनट, ठीक है। असामाजिक तत्व हमें क्लास में नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है। ये DC1 कौन है? अपना नाम पूरा लिखो। Sir, we had to put our group name. That's why I put. अच्छा, नहीं वो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नाम बता लिखना जरूरी होता है, ऐसे कोई कई बार पता नहीं लगता, कुछ असामाजिक तत्व हमारे क्लास में घुस जाए, है ना भैया? Yes, sir. I'll change the name. असामाजिक तत्व। अब मजाक कर रहे हो भैया, सीरियसली मत लेना। ठीक है, क्योंकि नाम से पता लग जाता है ना, ठीक है। ऐसे कुछ भी आपको पता ही है हमारे इंडिया में लूप होल्स कितने इन चीजों को लेके।
चलिए नेक्स्ट। हाँ अभी ये यश राजेश नए बंदे हैं, कोई क्लास में आज 2-3 बंदे फिर नए हैं। ये दीपांशु गोयल, ये फर्स्ट क्लास है भैया आपकी आज? दीपांशु सर आपके साथ फर्स्ट क्लास है। हाँ मैं कह रहा हूँ मैं कि कुछ तो नए हैं, और तो कोई नहीं है। हाँ, बाकी ये सौरभ है, कौन है ये सौरभ है? यश राजेश, हाँ ये भी आज फर्स्ट क्लास है इनकी भी हैं। चलो नेक्स्ट, लंदन चलते हैं भैया, लंदन चले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस का हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ का जो है हेडक्वार्टर यहाँ पे है, अमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, अमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो भी लंदन में ही है, ठीक है जी। यस और नो? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, अमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, ठीक है। अभी वैसे रिसेंट डेज में देखा जाए तो अमनेस्टी इंटरनेशनल में ने इंडिया में अपनी जो है वर्किंग जो है वो प्रोग्राम जो है वो बंद कर दिया था, रोक दिया अभी। सर बस इतना ही याद रखना है इसमें। हाँ ठीक है, तो आई थिंक 52 कंट्रीज इसकी मेंबर है अमनेस्टी इंटरनेशनल की, चेक करना। तो ये भी मिला है ना, नोबेल भी मिला है ना उसको, नोबेल प्राइज। अमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, पर वो पहले मिला हुआ है। हाँ, बहुत पुराने, ठीक है। 52 कंट्रीज मेंबर है शायद इसकी अमनेस्टी इंटरनेशनल की, चेक कर लेना इसको। पर कॉमनवेल्थ की 52 है, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है दोनों में, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? बस आपको यही पूछा जाएगा भाई अमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लंदन में है। कॉमनवेल्थ पूछेगा उसका भी लंदन में है, ठीक है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। या अभी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में अपनी जो है वर्किंग वो स्टॉप कर दी है, तो अमनेस्टी इंटरनेशनल ने कर दी थी, ठीक है। या अमनेस्टी इंटरनेशनल किस चीज के लिए काम करता है? सर उसका हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है, इंडिया का, ठीक है, बेंगलुरु में उसका हेडक्वार्टर है। और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है अमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। ये कॉमनवेल्थ जो गेम्स होती है ना अपनी, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, तो अभी 2022 में होनी है। ये कहाँ पे होनी है? 2022 में कॉमनवेल्थ वहाँ पे बर्मिंघम में, तो बर्मिंघम में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली है 2022 की, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है? राइट? Yes, sir. कोई डाउट? सर एक डाउट है सर। बोलो बोलो। सर मैं श्योर नहीं इफ इट इज रिलेटेड टू दिस, बट सर वर्ल्ड में ना बहुत सारे कंट्रीज को कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोला जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो सर इससे कोई रिलेशन है क्या? उनको वही सारा कॉमनवेल्थ में आ जाता है ना, गेम्स एंड वो जो कॉमनवेल्थ कंट्री जिनको बोला जाता है वो उनका ही पार्ट है वो। तो जिसपे ब्रिटेन ने राज करा था उस टाइम में? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। आई थिंक सो। सर मैंने सुना है कि वो क्वीन के सॉवरेनिटी को भी मानते हैं। कैसे? ब्रिटेन ने जिस पे राज किया ब्रिटेन पे। हाँ मतलब उनको कॉमनवेल्थ का मतलब ये होता है, इनमें मैं आपको बता दूं, सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब ये नहीं है कि हम ये कहेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी इनका पार्ट आ जाता है। कॉमनवेल्थ का मतलब ये है कि ब्रिटेन ने जिन कंट्रीज पे अपना रूल किया है कभी भी, वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज भी ये नहीं है कि रूल्स जो है वो रूल फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि अभी वो उनको ऑर्डर दे सकते हैं। अभी कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है, जिसमें जो भी है अभी जैसे अभी गेम्स होनी शुरू हो गई हैं इनके बेसिस पे, या और भी चीजों के लिए काम करते हैं, तो वो इकट्ठे एक मीटिंग बेसिस पे होते हैं, ठीक है।
आपको पता है कि अभी भी अगर हम यूके में चले जाएं तो वहां पे जो रूल है वो किंग रूल ही चल रहा है। क्वीन एक्चुअली क्वीन जो यहाँ पे वो रूल कर रही है, ठीक है। तो वहां पे भी आज भी वही रूल है। तो दैट्स वाई ये कॉमनवेल्थ, हाँ आपने बिल्कुल सही बोला जैसन विजय, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब यही होता है कि जो कंट्रीज जिनको, सर वही है, क्वीन ही तो है लंदन की। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको अभी क्वीन रूल नहीं ना, उसको वैसे किंग रूल बोला जाता है, नॉट क्वीन रूल। नहीं, हेड क्वीन है ना सर, हेड क्वीन ही है वहां की, जी सर। ठीक है ना। तो वहां की क्वीन आज भी उनकी हेड ही है, ठीक है भैया। तो दैट्स वाई कॉमनवेल्थ उनको ही बोला जाता है। काफी कंट्रीज हैं तो जो कॉमनवेल्थ का पार्ट, इंडिया भी तो कॉमनवेल्थ का पार्ट है ही है ना, Yes, sir. ठीक है ना। मैंने इसलिए तो बोला इसके आई थिंक 52 और 53 कंट्रीज हैं। चेक करना, थोड़ा क्रॉस चेक करियो 52 और 53। सर एक बात सर, आपकी आवाज सर मुझे ही आ रही है कट कट के या फिर सभी को ऐसे? भाई सभी को आ रही है आवाज कट के मेरी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। आशीष आपके नेटवर्क में कोई नो इशू? सर कर यस सर। आई थिंक 52 कंट्रीज हैं, चेक कर लो। और लास्ट मेंबर कौन बना था ये भी देखना पड़ेगा कॉमनवेल्थ का। अभी रिसेंट आई थिंक 54 हो गए ना। हाँ जी सर। Yes, sir. 54, ठीक है। तो लास्ट मेंबर कौन बना इसका कॉमनवेल्थ का? देखते हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो था सर शायद, नॉट श्योर। रवांडा, मालदीव्स एक्चुअली, मालदीव्स है सर 54th मेंबर। मालदीव्स जो है 54th मालदीव्स है। मालदीव्स है, हाँ लास्ट मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। यस, मालदीव जो है 54th मेंबर बना है कॉमनवेल्थ का। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सर रवांडा शो कर रहा है, ये क्या है? क्या रवांडा शो कर रहा है लेटेस्ट मेंबर कॉमनवेल्थ का। रवांडा क्या चीज है ये? इंडिया में है। नहीं, ये तो अलग है। द कॉमनवेल्थ वाज रवांडा इन 2009, ये अलग है। मालदीव जो है वो बना है, ये एक्चुअली में सही है। ये गलत कई बार ऊपर आ जाता है, ठीक है। और 53 कंट्रीज को अगर आपने देखना हो तो इतना तो नहीं याद होता क्योंकि ना ही इतना पूछे वो कभी, ठीक है। और मतलब लास्ट मेंबर इज द मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स 54th मेंबर, 54 मेंबर है इसके कॉमनवेल्थ के, ठीक है। यस और नो? चलो नेक्स्ट चलते हैं रोम इटली, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है। उसकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। अच्छा बस यही समझ लो भैया, जो फूड एंड एग्रीकल्चर वाले ऑर्गेनाइजेशंस है वो तीनों ही इटली में है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ये भी इटली में है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी इटली में है, रोम इटली में। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये भी रोम इटली में है। और इसको तो नोबेल पीस प्राइज 2020 भी मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। यस नो? नोबेल पीस प्राइज 2020 जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, ठीक है। तो ये तीनों जो फूड एंड एग्रीकल्चर वाली जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, ये तीनों कहाँ पे है भैया? रोम इटली। रोम इटली में, ठीक है। यस और नो? 1945 वर्ल्ड फूड डे कब होता है भैया? एक फूड डे भी होता है ना, जिस दिन सारा दिन बंदा बस खाना ही खाएगा, सच्ची नहीं खाने लग जाना। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, 16 अक्टूबर। और वो उसको वर्ल्ड फूड डे भी वो होता है वो, ठीक है, वर्ल्ड फूड डे। सर ये नोबेल पीस 2020 क्या था, क्या बता रहे थे आप? नोबेल पीस प्राइज 2020 भैया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। ग्लोबली जो इन्होंने हंगर के ऊपर काम किया है तो उसको लेके, ठीक है। क्यू डोंग्यू जो है इसके डायरेक्टर जनरल है, क्यू डोंग्यू, ठीक है। क्यू डोंग्यू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेना जो हमारी है।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। ठीक है, क्यू डोंग्यू जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं। 1945 में स्थापना हुई है और रोम इटली इसका हेडक्वार्टर है। सर हाँ जी सर, मैं रीजॉइन करता हूँ, आप मुझे दोबारा से वो करना। जी 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 ठीक है जी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर भी रोम इटली में है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी इसका हेडक्वार्टर भी जो है रोम इटली में है। और नोबेल पीस प्राइज 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्यू डोंग्यू बताएं, ये डायरेक्टर जनरल सेकंड वाली की है ना, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर। नहीं, फर्स्ट वाली के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। और 16 अक्टूबर 1945 ये भी इसकी स्थापना हुई थी इसी दिन। और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ठीक है, यस और नो? यस सर। अब इन डेज को बनाने का मतलब क्या होता है सर? फूड डे वो तो रोज ही होता है हमारा। ठीक है, इनको बनाने का मतलब क्या होता है? इसको क्यों ऐसा बनाते हैं? बोलो, ये जो वर्ल्ड फूड डे वगैरह बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो ये दिन बनाए जाते हैं, वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं कि कितना जो है न्यूट्रिशन, जो खाना हम खाते हैं उसमें कैसा न्यूट्रिशन होना चाहिए, कैसा खाना हमें खाना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए जो है वो सही रहे। तो वो सारी चीज़ों को लेके जो है ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। ठीक है भैया, समझ आया नहीं आया? जैसे क्या होता है ना कि अभी क्या होता है, आप में से ना मोस्टली जितने भी स्टूडेंट हैं वो कोई भी वर्कआउट वगैरह लगाते हैं, जिम जाते हैं, तो जिम में एक ट्रेनर नहीं होता। जिम में कभी एक ट्रेनर नहीं होता। जिम में क्या होता है, जिस बंदे को 1 महीना जिम लगाते हुए हो गया वो ट्रेनर होता है वहां का। समझ आया नहीं आया? ठीक है, अच्छा, वो आपको ये भी बताएगा कि क्या एक्सरसाइज करो, वो आपको ये भी बताएगा क्या डाइट लो। ट्रेनर सही, जो सही जिम ट्रेनर होता है वो कहता है बेटा ये डाइट चाहिए, वो कहता है ये डाइट चाहिए, तीसरा बंदा कहता है ये डाइट चाहिए, चौथा बंदा कहता है ये डाइट चाहिए। यस और नो? अगर आप प्रॉपरली इनके ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ऑफिशियली साइट्स पे जाके अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप फूड के बारे में पूरा लेना चाहते हैं ना, आप इनकी जितनी भी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी न किसी चीज़ को लेके बनी है, तो उसमें आपको हर चीज़ का न्यूट्रिशन, कैसा क्या टाइम है, क्या किस टाइम पे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल साइट्स पे बहुत कुछ मिलता है। पर उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। बंदा कहता है चल छोड़ो यार, क्या करना है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये इससे लोगों को अवेयर किया जाता है हर साल, और कोई ना कोई प्रॉपरली इनका थीम भी रखा जाता है कि इस बार अगर हम काम करें तो किस चीज़ को लेके कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चर एंड फूड रिलेटेड जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशंस है वो रोम इटली में ही है। चलो भाई आगे चलते हैं। वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट गो थ्रू हो जाना। ठीक है, कुछ भी क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता होता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना ही इतनी चर्चा में रहती है, तो दैट्स वाई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये थोड़ी है, इसको आप ध्यान में रखना। इसको आप ध्यान में रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। ये तो आपको पता ही होगा कि ये लास्ट ईयर का जो बहुत बड़ा आर्टिकल भी बनते छपे थे इनके ऊपर। तो ये जो कंट्रीज का कन्फ्लिक्ट चला था ऑयल को लेके, पेट्रोलियम को लेके, चला था नहीं चला था? yes, है ना? ये कितना, ये जो है एक बवाल खड़ा हुआ था जब रेट एकदम से डाउन आ गए थे। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ था, नहीं हुआ था? यस सर। अरब कंट्रीज और उनको लेके सारा, तो ये सारी चीज को लेके आप ओपेक के बारे में थोड़ा, क्योंकि ये चर्चा में रही है तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, राइट।
और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी वियना ऑस्ट्रिया में है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, ठीक है, तो ये भी जो है वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। राइट, क्लियर, राइट। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? लिख लो, एक मिनट लिख लो भैया, लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, UNIDO, UNODC, ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। कहाँ पे है ये सारे? वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया, राइट, लिख लिया अभी? यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मॉन्ट्रियल कनाडा है, अपने यहाँ वालों का कनाडा, ठीक है, ठीक है भैया, तो है ना जतिन? हैं पंजाबियों का कनाडा, वैसे कनाडा है। सर तो इंडिया में भी कुछ है या नहीं है? इंडिया में बहुत है यार ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ अभी। इंडिया भी लेके आएंगे, कोई बात नहीं, पहले आपको विश्व दर्शन करवा दिए जाएं, फिर आपको कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं। इंडिया में तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो कोई नहीं बनी हुई, दूसरी अपनी इंडिया की तो बहुत है। जब इंडिया की तो तब सर इंडिया इंडिया में नया होगी। था ना शायद ज्यादा, जब सारे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ही 60 होगी। से 50 अभी अभी अगर आप देखोगे कि ना भाई, जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं वो कब बनी है? कोई 1945 में बनी है, कोई 1960 के करीब बनी है, कोई 1919 में बनी है। भैया 1945 तक तो अपना जो देश है वो आजाद ही नहीं हुआ था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ से बन जाती? और दूसरी चीज पता क्या होती है बेटा, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन पे ये नहीं है कि यहाँ पे अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खोल दी तो यहाँ पे ऐसे ही काम चल जाएगा, ठीक है ना, बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है इनको, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे है, और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जिसको हम बोलते हैं, ये भी मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है जी। इंडिया की जो है वो है नाडा, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। टाडा भी है सर। हैं? टाडा भी तो कुछ होता है। नाडा, टाडा टाडा टाडा, संजू की बात कर रहे सर, हैं? संजू फिल्म की बात कर रहे सर, टाडा एक्ट की सर। अच्छा टाडा एक्टर, नहीं वो मेरे को ध्यान में नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, पढ़ा तो मैंने भी हुआ एक टाडा एक्ट था। वो तो टेररिस्ट एक्ट है सर। वो टेररिस्ट एक्ट नहीं, पूरा नाम बोलो उसको। टाडा इसमें ना वो उसमें हुई थी ये मेरे को थी उसके पास। वो कौन सी मूवी में भी आया था टाडा एक्ट, कौन सा अपना संजू? नहीं नहीं यार, संजय दत्त के ऊपर हुआ था सर। वो तो टेररिस्ट 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 एंड डिसरिप्यूटिव एक्टिविटीज। हाँ ये तो उसमें संजय दत्त पे तो लगा ही टाडा एक्ट, वैसे लगता है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल होते हैं उन पे टाडा एक्ट लग जाता है। हर्षद मेहता पे लगाया था क्या? हैं? हर्षद मेहता पे लगाया था क्या टाडा? नहीं 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 यार, ये ना मूवी कौन सी मूवी, ये आर्टिकल आया था एग्जाम में। अपना कौन से एरिया है वो जहाँ पे हमारे नक्सलाइट ज्यादा है? छत्तीसगढ़। एक छत्तीसगढ़, एक और भी है अरुणाचल, और नहीं शायद झारखंड वाली साइड, अरुणाचल प्रदेश के एरिया का ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था, 2017-18 की बात है। वहां पे ये टाडा एक्ट लागू हुआ था बहुत अच्छे लेवल पे, अरुणाचल साइड हुआ था टाडा एक्ट। मेरे को थोड़ा आई थिंक 1993 की बात है वो, 1993 में ये टाडा एक्ट लागू हो गया था अरुणाचल साइड, ठीक है। वहां पे ये इनको नक्सलाइट्स को लेके थोड़ी प्रॉब्लम जब ज्यादा क्रिएट हो गई थी, ठीक है। मेरे को कम्युनिटी का नाम नहीं पता वो किस कम्युनिटी का था,
तो उसको लेके ये टाडा एक्ट बना था उस टाइम पे। ये बहुत अच्छे लेवल पे, इसका आज से 2 साल पहले बहुत अच्छे लेवल पे डिस्कशन आर्टिकल छपे थे इसके ऊपर, ठीक है। सर जम्मू कश्मीर में भी लगा था ये। हाँ वो लगा, तो मतलब वो तो जो यार टेररिज्म एक्टिविटीज में कोई भी शामिल होगा, पर इस पे ना एक स्टेट को लेके अपने इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे डिस्कशन चली थी, मेरे को याद आ गया तो मैं आपको बता दूंगा। तो इंडिया में नाडा का हेडक्वार्टर है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सुनील शेट्टी है, सुनील शेट्टी, ठीक है। और नाडा ने ना इनको अपने क्रिकेटर को भी बैन किया था, अभी तो हट गया है, पृथ्वी शाह है ना, पृथ्वी शाह को जो है बैन किया था। और वाडा ने अभी जो है लास्ट ईयर रशिया को बैन किया है 4 साल के लिए, मतलब 2000 जो अभी 21 और 22 में जो ओलंपिक होने हैं उसमें रशिया जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा अभी। क्या काम करती है एजेंसी सर? एंटी डोपिंग एजेंसी है भैया, वो डॉप टेस्ट नहीं होते, यस सर, उन चीजों को लेके जो है वो जो है ये काम करती हैं, ठीक है। वो तो ये पूरे वर्ल्ड की है, दैट मीन्स अगर कहीं पे भी, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि पूरी रशिया कंट्री का कोई भी प्लेयर जो है, रशिया का कोई भी प्लेयर है वो ओलंपिक में पार्ट नहीं ले पाएगा, क्योंकि उन्होंने मतलब जो है डॉप टेस्ट में वो फेल हो गए हैं। डॉप टेस्ट में फेल होने का मतलब ये होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर इन केस आप आर्मी की रिक्रूटमेंट में जाते हैं या पुलिस रिक्रूटमेंट में जाते हैं, ठीक है, अगर आपने 2 दिन पहले भी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम किया है तो वो आप डॉप टेस्ट में फेल हो जाएंगे, समझ आया? डॉप टेस्ट का मतलब ये होता है कि कुछ भी नारकोटिक्स चीजें कंज्यूम करना, ठीक है। तो वो जो है डॉप टेस्ट करते हैं तो उसमें वो जो है नारकोटिक्स रिलेटेड जो आइटम्स है वो फाइंड आउट हो जाती हैं, तो उन प्लेयर्स के ऊपर बैन लग जाता है। अभी इसका रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। जब हम अपनी टीम्स को जब मैं स्कूल में टीच करता था तो हम ना स्कूल टीम को कबड्डी में लेके जाते थे, कबड्डी में, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि कबड्डी होगी, कुश्ती होगी, तो वहां पे कोच क्या करते थे, अपनी टीम्स को जिताने के लिए जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, उनको ना कोई इंजेक्शन दिया जाता है, नारकोटिक्स जिसको हम उसमें काउंट करते हैं, या कुछ ड्रिप लगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि वो बंदा अगर 1.5 घंटा 2 घंटे भी कबड्डी खेलेगा, कुश्ती खेलेगा, उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो ऐसे बिजली की तरह भागते हैं, दौड़ते हैं, हाथ में नहीं आते, जान जो एकदम से, जिसको हम कहते हैं ना कि एकदम से पूरा बूस्ट मिल जाता है दिमाग को। और बट आफ्टर जब उसका नशा उतरता है तो वो एकदम से बॉडी, मतलब जिसको ब्रेक डाउन कहते हैं ना बॉडी के अंदर, वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली में इसको। तो अभी क्या है, इन चीज़ों को प्लेयर्स लेवल पे पहले गेम्स जाते थे तो इतना लोग जो है कुछ ना कुछ नारकोटिक्स आइटम लेके खेलने चले जाते थे। ओलंपिक में है, कुछ में मेडल तो आना ही आना है भैया, जब आपके अंदर जान उतनी आ गई। पर अभी जो है ये एजेंसी जो है इनको कंट्रोल कर रही है बहुत अच्छे लेवल पे, और काफ़ी प्लेयर्स के ऊपर जो है बैन भी लग चुका है इन चीज़ों को लेके, ठीक है, कि वो खेल नहीं सकेंगे। उन पे फिर जो बैन होता है वो कुछ टाइम के लिए 3-4 साल का बैन लगा दिया जाता है, और उतने में या तो बंदा संभल जाता है या करियर बिल्कुल उसका खत्म हो जाता है। ये चीज़ रहती है, ठीक है। और इवन की रिक्रूटमेंट में भी होता है, मतलब जो जैसे सॉफ्ट ड्रिंक आप कंज्यूम करते हैं तो उसका असर 4 से 5 दिन आपकी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है ना। अगर आप कहीं पे भी डॉप टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कि उससे 4-5 दिन पहले आपने सॉफ्ट ड्रिंक तक भी कंज्यूम ना किया, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, कैफीन, कॉफी भी सर, ठीक है, कॉफी, हाँ कॉफी आल्सो, जिसमें कैफीन होता है, वो भी एक जो देखा जाए तो उसमें ही आ जाता है, ठीक है ना। तो ये एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं। नेक्स्ट, द हेग, नीदरलैंड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि आईसीजे का हेडक्वार्टर भी जो है द हेग नीदरलैंड में है, और दूसरा ओपीसीडब्ल्यू
ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स को ऊपर रोक के लिए जो है द हेग नीदरलैंड में इन दोनों का OPCW एंड ICJ का हेडक्वार्टर है। याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। और क्योंकि चर्चा में रही है 2019 में, ये बहुत चर्चा में रही है कुलभूषण यादव के केस को लेके, ठीक है, दैट्स वाई इसको याद रखना जरूरी है। एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये भी जो है वो द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है भैया। कुछ पास हुआ है बिल की, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं होगा अब। क्या न्यूक्लियर हाँ वेपन्स सर, वेपन्स का यूज नहीं किया जाएगा आपसे, मतलब हाँ वही है कि न्यूक्लियर, अच्छा न्यूक्लियर और जो वेपन आपने बनाए उनको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कीजिए। जो हाँ उनको धीरे धीरे खत्म कीजिए, इस चीज को लेके था। और न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म, मतलब डे बाय डे इस चीज के लिए काम कर रहे हैं भैया जी की, जो आप डिफेंस के लिए आपने ऐसे जो हथियार बनाए हैं उनको, क्योंकि आपको पता ही है न्यूक्लियर मतलब एक बार प्लांट में भी, जैसे वो जापान में हुआ था ना उस टाइम पे, है ना, रिसेंट अभी 5-6 साल पहले की बात ही है, जापान में जब वो न्यूक्लियर प्लांट में से लीकेज शुरू हो गई थी, तो कितना गंदा इफेक्ट जो है पड़ा था, ठीक है। तो देखो अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं पे भी गिरेगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। बिल्कुल सर, समझ आया नहीं आया? यस सर। तो इसलिए ठीक है। तो और हाँ जी, सब किस बॉडी के अंदर आता है, मतलब ये इन्हीं के अंदर आएगा, OPCW के अंदर। OPC केमिकल वेपन आ गए ना, न्यूक्लियर भी, तो ठीक है। तो ये सारे इनके अंदर ही आ गया, और इन्होंने यही कहा है कि भैया अभी यूनाइटेड नेशन ने थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा काम करती है भैया, सिर्फ OPCW नहीं करता, साथ में यूनाइटेड नेशन, क्योंकि सभी लोग UNO के मेंबर है ना, यस सर, ठीक है, तो उनको UNO का कहना मानना पड़ता है मेन जो होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं UNO भी कंट्रोल करती है इन चीजों को, यस सर, ठीक है। और स्पेशली उन्होंने मेंशन किया हुआ कि अगर कोई देश नहीं मानता कहना तो उनको अपनी उसमें से निकाल दिया जाता है, कि अगर कल को किसी भी कंट्री के साथ तो उनका कुछ भी ऐसी डिस्प्यूट होता है और कुछ भी लड़ाई वॉर लगती है तो उसमें फिर वो उसका साथ नहीं देंगे, अगर वो उसका मतलब क्योंकि अगर आप कहना मान के उनसे अलग हो गए हैं तो फिर उसके बाद फिर वो यूनाइटेड नेशन उसमें फिर अपनी मदद, वो कहते हैं ना, बीच में नहीं आएगा कि भैया चलो ठीक है आप अपना करो, हमें कुछ नहीं लेना हमसे, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन के जितने भी हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे न्यूयॉर्क में हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UN वुमेन, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये सारे जो है हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक है भैया। यूनाइटेड नेशन के जितने भी हैं, पहले UN एड्स जिनेवा में था, है ना, जिनेवा में था ना UN एड्स, ठीक है, पर ये बाकी के न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन विमेन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और जो नाटो है ना, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ये न्यूयॉर्क में मत कर देना, ये ब्रसेल्स बेल्जियम में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है जी। नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, भैया याद रख लेना, फुल फॉर्म याद कर लेना, यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन विमेन सिक्योरिटी काउंसिल डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1945 में हुई थी क्या? वर्ल्ड वॉर के बाद सर, इमीडिएटली। हाँ, उसके बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है। यस सर। साथ ही 1945 में उन्होंने यूनाइटेड नेशन की स्थापना कर दी है ना।
यस सर। कितने मेंबर्स इसके? 193 है 194 है? 4। 194 मेंबर्स है। और यूनाइटेड नेशन के हेड कौन है भैया? कोई ना तन्मय बता दे। फिर क्यों क्या सब्जी वाला आया था गली च? ठीक है, कौन है भैया हेड, कौन है यूनाइटेड नेशन के? चलो गुतरेस से सा है। पूरा नाम कल्ला गोट्रेस नहीं चाहिए, पूरा नाम। एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गोट्रेस, यस, एंटोनियो गोट्रेस जो है वो इसके हैं हेड है यूनाइटेड नेशन के। भैया इसको याद कर लो, पूछ लेते हैं, ठीक है। एंटोनियो गोट्रेस 2017 में टोटल पूछा था कितने कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस के अंडर? सीमैट पूछा था, हैं सीमैट में पूछा था। यस सर। अब 194 हो गया, पहले 193 थी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का लास्ट मेंबर कौन बना है? नोरू बना है या न्यू बना है? नोरू बना है या न्यू बना है 194th मेंबर? मामू पैलेस्टीन बना है सर। हाँ जी, बोलो। पैलेस्टीन पैलेस्टीन है? नहीं 193rd मेंबर तो बना था साउथ सुडान। पर वही शो कर रहा है इधर 194 सर सुडान आ रहा है। हाँ साउथ सुडान 190 दिखा रहा है। सुडान 194 था रहा है। नहीं सर 193 आ रहा है। वो तो 193rd था यार, मेरे को श्योर है। साउथ सुडान तो मेरा खुद का पड़ा हुआ है। सर 193 शो कर रहा है, 194 शो ही नहीं कर रहा। 194 नहीं हो गए थे यार, 2020 में 194 थे, 193 तो 2019 में थे। साउथ सुडान बना था, उसके बाद 194 मेंबर भी बना था। नोरू न्यू बना था इसका। निकाल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 193rd दोबारा हो गए होंगे। 193 है सर। 193 हो गए होंगे। 194 तो हो गए थे, इसका भी मेरे को पता है। 193rd मेंबर इसका साउथ सुडान बना था 2019 में। उसके बाद 194th मेंबर न्यू बन गया था इसका, ठीक है। अभी फिर वो कर दिया होगा इसमें से, तो 193 दोबारा रह गए हैं, तो साउथ सुडान ही है लास्ट मेंबर अभी, ठीक है भैया। 194 पैलेस्टीन भी शो कर रहा है। पैलेस्टीन न्यू पैलेस्टीन या पैलेस्टीन न्यू था, मतलब कोई इतना मेरे को श्योर है कि 194th मेंबर हो गए थे इसके। इनमें से फिर एक रिमूव किया इनमें वही मेंबर को, ठीक है। समझ आया? अभी निकाल दिया है इसको, फिर ये हो गया होना है। चलो तो नेक्स्ट अब चलते हैं आसियान। ये जो हमारे कौन सा ये था ये बंदा, तो एक बार पीछे कर दो, लास्ट वाली लिखनी रहेगी। ये कौन सा था? संचित सिंगला है। आसियान का क्वेश्चन पूछा था, कौन सी कंट्री इसका मेंबर नहीं है ना? हाँ जी सर। अभी आएगा, देखो अभी पढ़ते हैं। लिख लिया? तो बस एक मिनट। जिसमें है ना कम
जिसमें कम है 10 15 20 10 कंट्रीज हैं, वो तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है आपसे एग्जाम में। जिसमें है ज्यादा वो नहीं पूछता कभी भी। हो गया। अब आसियान पे चलते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ, हाँ जी न्यू डेवलपमेंट बैंक का करना है। हाँ हाँ सारे आगे आएगा, सभी है, सारे है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान की फुल फॉर्म क्या है भाई, याद रख लो। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, लिम जॉक होई। लिम जॉक होई आसियान के जो सेक्रेटरी जनरल है वो क्या, कौन कौन है भैया, लिम जॉक होई। लिम जॉक होई जो है यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया इसका हेडक्वार्टर है, राइट। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अभी इसके मेंबर कौन कौन से है देख लो। ब्रुनेई, ठीक है, बर्मा या म्यांमार जिसको हम बोलते हैं, कंबोडिया, ठीक है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। वैसे जहां तक मेरे पास ऑफिशियल मैंने डाटा देखा तो उसमें 10 कंट्रीज आ रही हैं। कहीं पे भी एक 11 कंट्रीज शो कर रहा है, जिसमें तिमोर लेस्टे भी ये शो कर रहा है, पर कई जगह पे ये नहीं है। तो ये थोड़ा था कन्फ्लिक्टेड मेरे लिए, तो इसलिए मैंने इसको एक बार लिख लिया है। ठीक है, कहीं पे ये ऑफिशियल तो 10 शो कर रहा है, ये ऑफिशियल, पर कहीं 11 भी आई थी। तो वैसे मैं एक बार 10 के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। 10 कंट्रीज इसकी मेंबर है। ठीक है, तिमोर लेस्टे अभी इसको रहने दीजिए। ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा नहीं है ना संचित? हाँ जी सर, आई थिंक सो वो आया था सर, इसमें श्रीलंका भी आया था सर। श्रीलंका ऑप्शन आया था, तो मलेशिया लगा के आया था सर। मैं वियतनाम लगा के आया था सर। वियतनाम, तो वियतनाम तो है ना। हाँ जी सर। चलो कोई बात नहीं है अभी। ठीक है भाई, 10 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं आसियान की। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया इज द मेंबर ऑफ आसियान और नॉट, तो नहीं है भैया ये वाला। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। 1967 जकार्ता इंडोनेशिया। तो इनकी कंट्रीज याद रखना, ब्रुनेई, बर्मा या म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ठीक है, लाओस, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर। एसजी क्या है? हैं? एसजी सेक्रेटरी जनरल। कईयों के डायरेक्टर जनरल होते हैं, कईयों के सेक्रेटरी जनरल होते हैं भैया। ठीक है, जो इनके हेड होते हैं उनको सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है। ठीक है भाई, लिख लिया सभी ने? 1 मिनट सर। लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं। दो समिट्स हुई थी 2020 में। एक तो जून में हुई थी, एक नवंबर में हुई थी। जून एंड नवंबर 2020 में दो, क्योंकि एक साल में 2 समिट्स होती हैं आसियान की। ठीक है, 2020 36वां एंड 37वां एडिशन था, 36 और 37वां। ये कहां पे हुआ था? वियतनाम में। 2020 का जो आसियान समिट हुए थे वो वियतनाम में हुए थे। और जो 2021 के होने वाले हैं आसियान के समिट, वो ब्रुनेई में होने वाले हैं, ब्रुनेई में। ठीक है, ये होगा 38th एंड 39th एडिशन ऑफ आसियान समिट। राइट, क्लियर है? ये लिख लेना, साथ साथ में लिखवा देता हूं, लिख लेना ये। ठीक है जी, आगे चलें। 1967 जकार्ता इंडोनेशिया, आसियान का जो है लिम जॉक होई, और 10 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। इनके नाम याद रख लो, दिमाग में बिठा लो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आसियान में कौन कौन से देश हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम सार्क बोलते हैं, सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल
कॉरपोरेशन सार्क, काठमांडू नेपाल इसका हेडक्वार्टर है। काठमांडू नेपाल इसका हेडक्वार्टर है। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो हेड है वो कौन है? एस्ला वीराकॉन। एस्ला वीराकॉन जो है इसके हेड है, राइट। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ऑलमोस्ट मैं यही कह सकता हूँ कि इंडिया की जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं वो सारी हैं। चाइना और बुर्मा में है सर। हैं? चाइना और ये अपना क्या है? बस चाइना नहीं है, और कौन सा नहीं है? भूटान नहीं है। भूटान तो यही है। फिर बुर्मा। हाँ, म्यांमार नहीं है। ठीक है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो कितनी कंट्रीज होगी भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कंट्रीज जो हैं वो सार्क की मेंबर्स हैं। ठीक है भैया, यस और नो? क्वेश्चन भी पूछा जाता, कितनी है? 8 हैं। नाम याद रख लो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। काबुल है? ये वो पक्का पक्का काबुल है? यस सर। ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। ढाका टका करेंसी। टका करेंसी है सर। ढाका टका कर लो है। धक्की टिकी है। अफगानिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है? दिनार चलती है क्या? कि दिरहम चलता है? अफगानी। हैं? अफगानी सर। अफगानी क्या? करेंसी। अफगानी कुछ होगा, अफगानी कल अफगानी नहीं होगा ना? तब रुपया कुछ तो भी ऐसे रुपए जैसा ही है, रुपए है शायद। अफगानी रुपया रुपया चलता है। रुपया। रुपी लिखा हुआ है। रुपी या रुपया? रुपी लिखा हुआ है। रुपये बोलते होंगे, लेकिन इंटरनेशनली रुपये बोलते होंगे शायद। ठीक है। भूटान थिम्पू 10। और नगोत्रम नगोत्रम चलती है यहाँ पे करेंसी, है ना? ऐसा। इंडिया की तो पता ही है। मालदीव्स माले। और यहाँ पे करेंसी चलती है मालदीव्स में रुपया ना? सर ये वाला है। नेपाल काठमांडू रुपी यस। पाकिस्तान इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। कौन सा? PIH वाला या PYA वाला? फ है शायद, फ ये वाला PH। श्रीलंका जयवर्धन है समथिंग। श्री जयवर्धन पूरे कोटे दोनों दिखाता है कोलंबो के साथ। बस ये मेन है यार। अभी श्री जयवर्धन को पूरे कोटे। कोलंबो भी वैसे याद में रख लो, कोलंबो में ही है सर। ठीक है। और करेंसी श्रीलंकन रुपी। बस सारे यही जो अपने पास वाले रुपया ही चलता है। कल बांग्लादेश या ढाका टका वाला। तो वो फिर ढाका टका है ना। और एक ये नगोत्रम, भूटान की नगोत्रम, है ना? चलो नेक्स्ट, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। बीजिंग चाइना, ठीक है। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। व्लादिमीर नोरोव जो है यहाँ के हेड है, ठीक है। चीन, इंडिया, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान
रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान। कजाकिस्तान और तजाकिस्तान अलग अलग है ना। एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो 5 तो स्थान वाली होगी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, चीन, इंडिया, रशिया। CIKKRPTU सिरकपटू, सिकरपटू हैं, ऐसे ही बन सकता है। कुछ और बना सकते हैं इसका, सिकरपटू। चीन, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भैया, नेक्स्ट लिख लिया सभी ने? 1 मिनट सर लिख रहे हैं अभी। लिख लो। एक आधी ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे को लगता है एक क्वेश्चन तो पक्का ही है ना, इतनी ऑर्गेनाइजेशन में से 2 तो आ ही जाएंगी। 1-2 क्वेश्चन तो पूछेगा, ये तो है नहीं है। ठीक है, 8 ही कंट्री इसकी मेंबर है SCO की। लिख ली भैया? चलो अभी आगे चलते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, इसका भी हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। 16 जून 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। 103 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और जिन लिकेन इसके हेड है। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, बीजिंग चाइना, 16 जून 2016। 103 मेंबर, जिन लिकेन। भाई जितने भी बैंक्स हैं ना मोस्टली चीन में ही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी वहीं पे है ना, वो शंघाई में है। पर पैसा बहुत है सर अभी। किसके पास? चीन के पास। अच्छा, मैं कहा तेरे पास का ही। सभी को लोन दे रहा है तो। चीन चून शिफ्ट हो जा तू। AIIB बीजिंग चाइना, 16 जून 2016। 103 मेंबर, जिन लेकिन यहाँ के हेड हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलें। इतने रह गए सर और है। क्यों टेंशन पैगी तेरे टाइम नाल ही। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और मार्कोस प्राडो ट्रोइजो यहाँ के जो है हेड है। और कितने मेंबर हैं भैया इसके? ब्रिक्स वाले जितने ब्रिक्स के होंगे। ये सही है। ठीक है ना, जितने ब्रिक्स के हैं वही मेंबर इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक के हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स के मेंबर कितने हैं? 5। जितने सर इसमें लेटर्स है। यस। ठीक है, कौन कौन सा? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये जो मार्कोस प्राडो ट्राइजो है ये ब्राजील के हैं। इससे पहले इंडिया के थे कामत थे इसके हेड। डेवलपमेंट बैंक के हेड थे जो, वो कामत थे। केवी कामत है, पता नहीं एवी कामत इनका पूरा नाम। तो ये इसके हेड थे, इंडिया के थे वो। अभी ब्राजील के हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो जो है।
ठीक है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, शंघाई चाइना इसका हेडक्वार्टर है। तो ब्रिक्स बैंक भी इसको बोला जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। अभी तो वर्ल्ड बैंक पड़ा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पड़ा है, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पड़ा है, G20 पड़ी है, G7 पड़ा है, पड़ा है, सेना रह गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का हेडक्वार्टर मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मस्तसुगु अस्कावा इसके हेड हैं। 68 मेंबर्स जो हैं इसके, कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर हैं। ठीक है भैया, ADB की जो हेडक्वार्टर है वो है मंडालुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस। मंडालुयोंग फिलीपींस याद रख लो। ADB का हेडक्वार्टर मंडालुयोंग फिलीपींस। 1966 में इसकी फाउंडेशन हुई है। मस्तसुगु अस्कावा जो है ADB जाता है 68 मेंबर्स को लेके। समझे गए? यस नो? $68 members। परगी कापी? हाँ जी सर। चलो आगे चलते हैं। वॉशिंगटन DC है, दो है हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, IMF जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी जो है वो हेड है, और चीफ इकोनॉमिस्ट अपने इंडिया की है गीता गोपीनाथ। ठीक है, और 190 मेंबर्स हैं इसके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। ठीक है जी, IMF 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्चुअली में ये 1945 में बना था। ठीक है, 1944 में तो इसको वो कह देते हैं ना, क्या होता है उसको, एक्ट पास हुआ था क्या? जो हाँ पास हो गया था ये 1945 में, सही इसको माना जाता है वैसे, पर 1944 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। IMF की जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, 190 मेंबर्स, और जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो गीता गोपीनाथ। IMF वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक, ये भी 1944 में इसकी जो है स्थापना हुई है। डेविड मलपास इसके हेड है, और 189 कंट्रीज इसकी मेंबर है। ठीक है, 189 कंट्रीज। ठीक है जी, इसका भी सर वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC, दोनों ही वाशिंगटन DC है, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, क्लियर? आगे चलें? लिखना है कि लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया सर। 1 मिनट सर। देखो कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो 5-6 कंट्रीज ही हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कितनी है जो इम्पोर्टेंट है, जो याद करनी पड़ेंगी हमें। वर्ल्ड बैंक के हेड डेविड मलपास, और IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। चलो, ये आ गया G20 एंड G7। G20 में के मेंबर्स कौन कौन से हैं ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो चाहे। ठीक है, अर्जेंटीना G20 का इंडिया पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। G20 का इंडिया पार्ट नहीं है, ना ही G7 का है। ठीक है, G20 का है सर, है G20 का है, G7 का नहीं है। G7 का नहीं है, G20 का है। G20 समिट्स में इंडिया जाता भी है भाई, और इंडिया में देखो मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया में इसका समिट भी होने वाला है 2023 में। 23 का, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो दैट्स व्हाई अगर इसका मेंबर है तो ही होगा इंडिया में समिट।
ठीक है, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। मैंने आपको बोला था ना, ये देखो ये एक यूनियन भी है इसमें, ठीक है ना। और अच्छा ए बी सी से शुरू किया हुआ है, थोड़ा ये याद रख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ है ना, जो भी आती है उसमें। ठीक है जी, ये G20 है। G20 के समिट्स लिख लो भैया। 2020 का जो हुआ था वो सऊदी अरब में हुआ था। यस सर, सऊदी अरब में हुआ था, ठीक है। 2021 का इटली में होने वाला है। 22 का इंडोनेशिया में होने वाला है। 23 का इंडिया में होने वाला है, ठीक है। और 24 का ब्राजील में होने वाला है। देख लो, इतने समिट्स की पहले ही इनको इंफॉर्मेशन होती है कि ये वाला यहाँ पे होगा, कि ये पहले से इन्फॉर्म्ड होता है। इंडिया वाला 18th एडिशन होगा, तो ये 19, ये 17, ये 16, ये 15, ठीक है। 2020 का जो एडिशन था वो 15वां था सऊदी अरब में, 21 का इटली में हो गया, 22 का इंडोनेशिया में हो गया, 23 का इंडिया में, 24 का ब्राजील में, ठीक है। ये क्वेश्चन याद कर लेना अच्छे से, कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, ठीक है। बहुत बार ये पूछा जाता है, एक यूरोपियन यूनियन है, ये ध्यान रखना। ये G7 में कौन कौन सी कंट्रीज है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। पिछले साल कौन सी ऐड करी है दोबारा? क्या पिछले साल रशिया दोबारा ऐड करी है ना सर? वो नहीं, रशिया बाहर निकाली है, पहले थी, वो गेट आउट हो गई। G7 से G8 हो गई थी। पहले ये G7 था, फिर रशिया ऐड कर लिया था, G8 हो गया था, फिर अभी रशिया को निकाल दिया है, तो G7 फिर से हो गया। तो रशिया थी एक जो इसमें थी, ठीक है। और इसके समिट्स जो हैं वो 2020 का यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, 2020 का यूएस में हुआ था, 21 का यूके में होना है, 22 का जर्मनी, 23 का जापान और 24 का इटली। अभी एक कहानी देखो, समझ लेना। यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके बाद जर्मनी, फिर जापान, फिर इटली। वैसे रिवर्स चल रहे थे जर्मनी के हिसाब से, उस हिसाब से, ठीक है। यस और नो? ठीक है। 20 का यूएस, 21 का यूके, 22 का जर्मनी, 23 का जापान, 24 का इटली। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई ऑर्गेनाइजेशन रह तो नहीं गई? नहीं सर, बहुत है इतनी। कोई रह तो नहीं गई यार? तो सेना करनी है कि नहीं? कौन सी है सेना?